नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप एजेंडा। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे लखनऊ से। निकाय चुनाव को लेकर में एक्शन मोड में है बीजेपी। आज हो सकता है दूसरे चरण के प्रत्याशियों का ऐलान। प्रत्याशियों के नामों को लेकर के दिल्ली में मंथन हुआ है और दिल्ली दौरे पर भी हैं यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन मंत्री। शनिवार शाम हुई जेपी नड्डा और भूपेंद्र चौधरी की मीटिंग। बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा हुई है। नामों के ऐलान के बाद सीएम योगी करेंगे चुनाव प्रचार के अभियान की शुरुआत। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शनिवार शाम हुई जेपी नड्डा और भूपेंद्र चौधरी की मीटिंग। ये मुलाकात काफी खास मानी जा रही है क्योंकि इस बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा हुई है। जल्द ही दूसरी लिस्ट भी जारी हो जाएगी। एक एक प्रत्याशी बीजेपी बहुत सोच समझ कर के मैदान में उतारेगी क्योंकि ये चुनावों का सेमीफाइनल है। हमारे साथ अश्विनी द्विवेदी ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता लखनऊ से लाइव बने हुए हैं। अश्विनी द्विवेदी, बहुत जल्द हम देखेंगे कि प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट भी जारी हो जाएगी और इसके लिए कवायद तेज हो चुकी है। मुलाकातों का दौर शुरू हो चुका है। एक एक प्रत्याशी बहुत सोच समझ करके मैदान में उतारा जा रहा है। क्या अपडेट है इस पर? बिल्कुल, अगर बात करें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बड़ी ही सोच समझ के फूंक फूंक के प्रत्याशियों का चयन कर रही है क्योंकि फिर देखा गया पहला जब चरण था तो नामांकन का जो अंतिम था ठीक उससे एक दिन पहले रात तक किसी को शाम तक नहीं पता था कि प्रत्याशी कौन होगा। शाम लमसम 7:30-8 बजे के आसपास प्रत्याशी क्लियर किए गए थे। निश्चित तौर पर एक बार फिर जब दूसरा चरण का जो चुनाव होना है उसको लेकर के भी मंथन का दौर जारी है। देखा गया लखनऊ में पहले सिर्फ संगठन की बात हुई, बैठक हुई, उसके बाद कोर कमेटी की बात हुई जिसमें बैठक हुई जिसमें मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, साथ ही साथ धर्मपाल सिंह जो संगठन महामंत्री उत्तर प्रदेश के, तमाम लोगों ने शिरकत की। और कहीं ना कहीं 7 जो मेयर की सीटें हैं, इसके अलावा बात करें लगभग 398 तमाम जो नगर पालिका परिषद की सीटें हैं, उन तमाम सीटों को लेकर के चर्चा हुई। निश्चित तौर पर अब है कि अंतिम जो सूची है उसको जारी करना है और उसको लेकर के कहीं ना कहीं बातचीत शुरू हो चुकी है। संगठन महामंत्री जो भाजपा के हैं धर्मपाल सिंह, साथ ही साथ अगर बात करें भूपेंद्र चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, दोनों लोग इस समय दिल्ली में डेरा जमाए हुए। हालांकि जो लिस्ट है वो लगभग तैयार हो चुकी है, लेकिन कुछ एक सीटों को लेकर के कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है। जो अंदर खाने से खबर आ रही है कि अयोध्या की सीट को लेकर के काफी घमासान मचा हुआ क्योंकि वहां के जो स्थानीय नेता हैं वो लगातार चाह रहे हैं कि प्रत्याशी बदला जाए लेकिन जो पिछले प्रत्याशी थे वो चाह रहे हैं कि उन्हीं के किसी खास व्यक्ति को टिकट मिले। साथ ही साथ सांसद जो हैं वहां के वो चाह रहे हैं कि उनका कोई प्रत्याशी है। तमाम चर्चाएं जो अंदर खाने से आ रही, हालांकि सच्चाई कितनी है थोड़ा इसे कहना मुश्किल होगा, लेकिन सूत्र कह रहे हैं कि घमासान मचा हुआ है अयोध्या की सीट को लेकर। वही हाल कानपुर में है। कानपुर में भी जो पूर्व मेयर रही है प्रमिला पांडे, वो कहीं ना कहीं अभी भी मैदान में अपने आप को मार रही है और अपनी दावेदारी ठोक रही है। वही दूसरी ओर तमाम लोग और हैं जो अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं क्योंकि इस बार कानपुर का समीकरण कुछ अलग है क्योंकि समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण चेहरा वहां से उतारा है। अमिताभ वाजपेयी हैं जो विधायक वर्तमान समय में हैं समाजवादी पार्टी कानपुर से, उनकी पत्नी को टिकट दिया। ऐसे में ब्राह्मण बाहुल्य सीट तो है, लेकिन ऐसे में उसकी काट भारतीय जनता पार्टी क्या निकाल ली है ये बड़ी बात होगी क्योंकि वहां पर जो है ओबीसी वर्ग का वोट अच्छा खासा, कुर्मी समाज जो है उसका अच्छा खासा वोट बैंक है। ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि इसी वर्ष से कोई प्रत्याशी है। हालांकि स्थिति स्पष्ट होगी जब पूरी टिकट बढ़ जाएगा, जब अंतिम लिस्ट आ जाएगी तब होगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिन सीटों पर पेच फंसा हुआ है कहीं ना कहीं वो उन सीटों पर शीर्ष नेतृत्व से मंथन किया जाएगा। साथ ही साथ अगर बात करें कल जो संगठन महामंत्री हैं धर्मपाल सिंह, इसके अलावा भूपेंद्र चौधरी ने जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात की थी जेपी नड्डा से और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति पर चर्चा की थी। उत्तर प्रदेश में तमाम जो सीटों पर जिन सीटों पर चुनाव होना है, लमसम 7 जो हैं नगर निगम की सीटें हैं, वहीं 98 सीटें हैं जो वो नगर पालिका परिषद की हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मंथन का दौर अभी भी जारी है। हाँ, आज संभावना कि आज शाम तक जो है भारतीय जनता पार्टी अपनी दूसरी लिस्ट है, दूसरे चरण का चुनाव जहां होना उनकी लिस्ट जारी कर सकती। जी ठीक है अश्विनी, आप नजर बनाए रखिए जैसे कोई बड़ी जानकारी है कि हम तक पहुंचाइएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी, तमाम इस जानकारी के लिए और चर्चा के लिए।
तो बड़ी खबर है लखनऊ से, निकाय चुनाव को लेकर के एक्शन में है बीजेपी और अश्विनी ने बताया कि क्या समीकरण बन रहे हैं और कितना सोच समझ कर के बीजेपी चल रही है। जैसे लिस्ट आएगी न्यूज़ 1 इंडिया सबसे पहले आपको जानकारी देगा। आगे बढ़ रहे हैं अयोध्या से, अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज होगा रामलला का जलाभिषेक। सीएम योगी करेंगे रामलला का जलाभिषेक। विश्व भर की 156 पवित्र नदियों की जल से होगा रामलला का जलाभिषेक। जल लेकर के अयोध्या पहुंचे आरएसएस के प्रचारक इंद्रेश कुमार। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली स्टडी ग्रुप के चेयरमैन विजय जौली के नेतृत्व में ये कार्यक्रम हो रहा है। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में कई देशों के राजनयिक और आध्यात्मिक गुरु भी मौजूद रहेंगे। चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यूक्रेन, रूस से जल लाया गया है और अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नेपाल, बांग्लादेश समेत कई देशों से जल लाया गया है। अयोध्या के मनीराम दास छावनी में कार्यक्रम होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इन तमाम देशों से 156 पवित्र नदियों का जल लाया गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज रहेगा। सीएम योगी खुद रामलला का जलाभिषेक करेंगे। क्या कुछ तैयारियां हैं ये जल्द हम आपको बताएंगे और इसी के साथ साथ कितना भव्य ये कार्यक्रम रहेगा वो रूप भी आपको दिखाएंगे। अनिल निषाद हमारे साथ बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ अयोध्या से। और अनिल, क्योंकि आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है और ये कहा जा रहा है कि रामलला का जलाभिषेक किया जाएगा, न सिर्फ भारत से बल्कि देश पूरी दुनिया भर से 156 पवित्र नदियों का जल लाया जा रहा है जिससे जलाभिषेक किया जाएगा। सबसे पहले जानना चाहते हैं कि कार्यक्रम को लेकर के क्या तैयारियां की जा रही हैं, क्या टाइमिंग रहने वाली है कार्यक्रम की? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि मणिराम दास छावनी रखे गए हैं। 10 से 12 बजे तक मणिराम छावनी में पूरा किया जाएगा। उसके बाद 1 बजे इसको गर्भगृह में रामलला के लिए ले जाया जाएगा। सभी साधु संत वहां पे मौजूद रहेंगे। पूजा अर्चना में पूरे भव्य तरीके से जल को लेके जाया जाएगा। जी अनिल, मुझे ये बताइए कि समय क्या रहेगा, क्योंकि दर्शक ये जानना चाहते हैं कि वो किस समय इस कार्यक्रम को देख सकते हैं, क्योंकि सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहने वाला है। जी, लगभग 1 बजे जल जो है वो पहुंचेगा रामलला गर्भगृह के अंदर और 1:30 बजे ये जलाभिषेक का कार्यक्रम किया जाएगा। इसके अलावा क्या कुछ खास रहेगा इस कार्यक्रम में, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद जलाभिषेक करेंगे, साधु संत आप बता रहे हैं पहुंचेंगे, लेकिन जहां पर कार्यक्रम हो रहा है वहां पर कैसी तस्वीरें दिखाई देती हैं? वहाँ पर पूरा जश्न का माहौल है। साधु संत यहाँ के पूरे प्रदेश के भी संत वहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। जल का पूजन अर्चन किया जा रहा है। 10 बजे से लगभग 12 बजे तक पूजन अर्चन किया जाएगा। उसके बाद ये जल लेके जाया जाएगा। कल जैसे ही कैंट स्टेशन पे जल पहुंचा है 156 नदियों का, ढोल नगाड़ों के साथ चाहे वो जनप्रतिनिधि हो चाहे संत हो, सबने उसका स्वागत किया है। और जैसे जैसे जल बढ़ता गया है, आगे बढ़ता गया है, सब उसको लेकर के जश्न के माहौल में ढोल नगाड़ों के साथ उसको लेकर के अयोध्या पहुंचे और लगभग 1:30 बजे उससे जलाभिषेक किया जाएगा। रही बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सूत्रों के हवाले से बता दें कि शायद राजनाथ सिंह कोविड पॉजिटिव होने की वजह से अयोध्या नहीं आ पा रहे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहुंचने की संभावना बताई जा रही है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अनिल तमाम इस जानकारी के लिए और चर्चा के लिए। तो अभी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि शायद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ना पहुंच पाए इस कार्यक्रम में। बहरहाल आगे बढ़ रहे हैं, एक और बड़ी खबर पंजाब से बड़ी खबर बता रहे, पकड़ा गया भगौड़ा अमृतपाल सिंह। मोगा पुलिस के सामने अमृतपाल सिंह ने तकरीबन 36 दिनों बाद सरेंडर किया है। अजनाला कांड में थी पुलिस को तलाश और 36 दिन से फरार चल रहा था अमृतपाल सिंह। खूब आंख मिचोली हुई है पुलिस और अमृतपाल सिंह के बीच में। खालिस्तानी समर्थक होने का आरोप है अमृतपाल सिंह पर। इसके अलावा पंजाब के लोगों को भड़काने का भी आरोप है अमृतपाल सिंह पर। अमृतपाल सिंह के सरेंडर होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं है। आपको बताएं कि अमृतपाल सिंह पंजाब के लोगों के जहन में ये भर रहा है कि पंजाब एक अलग देश बने, भारत
के टुकड़े करने का मंसूबा रखता है अमृतपाल सिंह, और इसी के साथ साथ अमृतपाल सिंह की पाकिस्तान से कनेक्शन भी किसी से छिपे नहीं है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के प्रयागराज दौरे का दूसरा दिन है। 11 बजे फूलपुर सांसद के आवास पर करेंगे बैठक और केसरी देवी पटेल के आवास पर करेंगे बैठक। बीजेपी से महापौर पद के आवेदकों के साथ करेंगे बैठक। महापौर प्रत्याशी गणेश केसरवानी को जितवाने के लिए बनाएंगे रणनीति। 1 बजे नेता राकेश शुक्ला के आवास पर होगी प्रेस वार्ता। 2 बजे उमेश पाल के आवास पर जाएंगे केशव प्रसाद मौर्य और दिवंगत उमेश पाल के चित्र पर भी करेंगे पुष्पार्पित। तो कई अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। अगली बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से है। अनियंत्रित कार और बाइक की जोरदार भिड़ंत हुई, जिसमें बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और बाइक सवार 2 पुरुष और 1 महिला की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में कार सवार 2 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक खतौली क्षेत्र के पाल गांव का निवासी बताया जा रहा है और थाना खतौली क्षेत्र के गंग नहर मार्ग की घटना बताई जा रही है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है। हादसे में कार सवार 2 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बुलंदशहर से जो अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, निर्माणाधीन कोल्ड स्टोर में लोडिंग के दौरान बड़ा हादसा हुआ। स्टोर में लगे गाटर के खिसकने से जमीन में पिलर धंस गया और स्टोर के अंदर 2 से 3 मजदूरों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। मौके पर डीएम, एसएसपी समेत जिले के तमाम अधिकारी पहुंचे। अधिकारियों की मौजूदगी में पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने एक युवक का रेस्क्यू किया है। स्टोर में फंसे लोगों के परिजनों में रोष है। जमकर हंगामा भी परिजनों ने काटा। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच करके हालांकि रेस्क्यू करना शुरू कर चुकी है। और आपको बताएं कि कोल्ड स्टोर में गाजर को स्टोर किया जा रहा था। अधिकारियों की मौजूदगी में पुलिस और फायर ब्रिगेड ने रेस्क्यू किया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर कोल्ड स्टोर में एक बड़ा हादसा हुआ है। स्टोर में फंसे लोगों के परिजनों में रोष और जमकर हंगामा काटा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोल्ड स्टोर में गाजर का किया जा रहा था स्टोरेज। सिकंदराबाद में चोला रोड पर स्थित निर्माणाधीन कोल्ड स्टोर का यह पूरा मामला है। तो बुलंदशहर से बड़ी खबर है, निर्माणाधीन कोल्ड स्टोर में लोडिंग के दौरान हुआ बड़ा हादसा। प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शनिवार को सपा नेता रईस शुक्ला को बीजेपी में शामिल कराया है। रईस चंद्र शुक्ला के पार्टी में शामिल होने के कुछ देर बाद ही कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। नंदी बोले कि रईस को पार्टी में लाना गहरी साजिश है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश हो जनाब, इस वक्त अगर आप प्रदेश की हवा में सांस भी लेंगे तो आबो हवा में इस वक्त निकाय चुनाव की सोंधी खुशबू आ ही जाएगी। सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव में उड़ान भरने के लिए अपनी पेटियां बांध चुकी हैं, लेकिन इसी बीच सत्ता के गलियारे में कुछ ऐसे चेहरे भी सामने आ रहे हैं जो चुनाव से पहले प्रत्याशियों को हाईजैक करने की कोशिश में लगे हुए हैं या फिर दूसरी गाड़ियों में सवार होकर राजनीतिक सफर करने की चाह कर रहे हैं। एक तरफ जहां प्रदेश के तमाम जिलों से पार्टी पदाधिकारी अपने कार्यकर्ताओं की जुगत के लिए राजधानी तक की दौड़ लगा रहे हैं, तो वहीं टिकट न मिलने से कई कार्यकर्ता पार्टी में बगावती सुर भी छेड़ रहे हैं। बीजेपी, बसपा, सपा या फिर कांग्रेस, इस वक्त सभी पार्टियों पर एक ही बात बीत रही है। सभी पार्टियां टिकट प्रेम के कारण अपने अपने कार्यकर्ताओं से परेशान हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां टिकट बंटवारे को लेकर सपा और आरएलडी में खींचतान देखी गई, तो वहीं प्रयागराज से लेकर पूर्वांचल तक कई करीबियों के टिकट कटने के बाद बीजेपी के कई विधायक और सांसद पार्टी के खिलाफ बागी बन गए हैं। प्रयागराज की बात की जाए तो पिछले कई दिनों से माफिया ब्रदर्स की हत्या मीडिया की सुर्खियां बटोर रही थी, लेकिन शनिवार शाम को सामने आई एक राजनीतिक खबर ने प्रयागराज की सियासत में एक नया मोड़ दे दिया। सियासत को नया मोड़ देने वाले कोई और नहीं बल्कि योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी हैं। शनिवार को जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में सपा के दिग्गज नेता रईस चंद्र शुक्ला ने पार्टी ज्वाइन की,
उसी समय नंदी का पारा 7वें आसमान पर था। बता दें कि ये वही सपा के रईस चंद्र शुक्ला हैं, जिनको नंदी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में बुरी तरीके से हराया था। दरअसल कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी का एक व्हाट्सएप चैट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे पार्टी के आलाकमान के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए देखे जा सकते हैं। वायरल हो रहे चैट में पढ़ा जा सकता है कि स्थानीय विधायक के रूप में मुझे विश्वास में लेना तो दूर, बिना कोई औपचारिक सूचना दिए मेरे विरुद्ध समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में 2022 का विधानसभा चुनाव लड़कर बुरी तरीके से चुनाव हारे रईस चंद्र शुक्ला को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराने का प्रस्तावित कार्यक्रम घोर अपमानजनक एवं आपत्तिजनक है। इसके साथ ही उन्होंने आगे लिखा कि स्थानीय विधायक की अवहेलना और उपेक्षा करते हुए विपक्षी उम्मीदवार को पार्टी ज्वाइन कराना बेहद गंभीर प्रकरण और गहरी साजिश है। यह भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और पार्टी के लोकतांत्रिक मूल्यों में गहरी आस्था के सिद्धांत से सर्वथा प्रतिकूल है। जो पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाना चाहते हैं और अपनी हठधर्मिता से पार्टी को लगातार क्षति पहुंचा रहे हैं, उनके इस मनमाने रवैये की घोर निंदा करता हूं। ये रवैया पार्टी के मूल्य, वैचारिक और कार्य पद्धति से पूर्णतः विपरीत है। बता दें कि नंदी की पत्नी अभिलाषा नंदी 2 बार से प्रयागराज की मेयर हैं, लेकिन अभिलाषा की तीसरी बार की मेयर बनने की अभिलाषा अधूरी रह गई। सत्ता के गलियारों के खबरियों की माने तो नंदी इस बात से पार्टी आलाकमान से नाराज थे, लेकिन पार्टी के खिलाफ कुछ कह नहीं पा रहे थे। कई दिनों से मौन साधने के बाद शनिवार को वे पार्टी से बागी हो गए। सत्ता के गलियारों के सूत्रों का कहना है कि पार्टी से बागी हुए नंदी ने सीधे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को अपना निशाना बनाया। कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी का बयान सामने आने के बाद सियासी पारा चढ़ गया। उनका बयान 2 मायनों में काफी महत्वपूर्ण है। पहला, उन्होंने जिस कार्यक्रम को लेकर बयान दिया है उस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मौजूद थे। दूसरा, उनका यह बयान तब सामने आया जब पार्टी नगर निकाय चुनाव में अपने प्रत्याशियों को जिताने पर जोर आजमाइश कर रही है। खैर, बीजेपी के नेता आमतौर पर इस तरह के बयान नहीं देते हैं, लेकिन मंत्री नंदी का यह बयान इस वक्त का साफ संकेत है कि वह इस मामले में काफी दुखी हैं। लेकिन उनका ये दुखी होना बीजेपी के लिए भारी पड़ेगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और इधर यूपी निकाय चुनाव 2017 में कांग्रेस सबसे फिसड्डी पार्टी साबित हुई थी। पिछले चुनाव में सिर्फ 6% सीटों पर ही जीत मिली थी, जबकि 87% पर जमानत राशि जब्त हुई थी। चुनाव में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी भी अपनी जमानत नहीं बचा सके थे, और जिसके बाद से पार्टी अभी तक उभर नहीं पा रही है और 2023 के निकाय चुनाव का बिगुल भी बज गया। रिपोर्ट देखिए। पिछले नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन सबसे खराब था। हारने में अव्वल रहने वाली कांग्रेस के सबसे बड़ी संख्या में प्रत्याशी अपनी जमानत राशि भी नहीं बचा सके थे। मेयर और अध्यक्ष पद पर कांग्रेस के सिर्फ 6 प्रत्याशी जीते थे, जबकि 87% की जमानत भी नहीं बची थी। बसपा की स्थिति भी कांग्रेस से ज्यादा जुदा नहीं थी। उसके 73% प्रत्याशियों के अलावा सपा के 51% मेयर और अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों को जमानत राशि से हाथ धोना पड़ा था। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली भाजपा के 39% प्रत्याशियों की ही जमानत राशि जब्त हुई थी। पिछले नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है, यानी कि अगर बात करें तो नीचे से फिसड्डी नजर आई है। ऐसे में कांग्रेस को मात्र 6% ही वोट मिल पाए थे। ऐसे में बहुत से ऐसे उनके उम्मीदवार थे जिनकी जमानत भी रद्द हो गई थी, यानी कि उनका जमानत का पैसा भी बेकार हो गया था। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से किए गए बड़े बड़े वादों पर पानी फिरता नजर आया था। 2017 में नगर निगम के चुनाव में फेल होती कांग्रेस क्या 2023 में फिर से उभर पाएगी? साल 2017 में 652 नगरीय निकायों के चुनाव में मेयर के 16 पदों पर सभी प्रमुख पार्टियों ने उम्मीदवार उतारे थे। बीजेपी ने 14 जबकि बसपा ने 2 पर जीत हासिल की थी। बसपा के 11, सपा और कांग्रेस के 10-10 मेयर प्रत्याशी की जमानत जब्त हुई थी। 194 नगर पालिका अध्यक्ष के पद पर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी को 70 सीटों पर सफलता मिली थी, जबकि 44 प्रत्याशी जमानत नहीं बचा पाए थे। बसपा चुनाव तो 186 सीटों पर लड़ी, लेकिन उसे सफलता सिर्फ 29 सीटों पर मिली।
2017 में बसपा ने भी 357 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, यानी कि 286 ही कुछ जीत पाए थे, यानी कि 45% उनको जीत मिली थी, यानी 45 उम्मीदवार उनके जीत के आए थे और 287 के आसपास उनको हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में जिस तरीके से 2017 में हुए निकाय चुनाव पर लगातार पार्टियों ने बड़े बड़े दमखम के साथ में उतरी थी, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें नाकामी हासिल हुई थी। यानी सबसे ज्यादा की बात की जाए तो कांग्रेस की सबसे कम सीटें नजर आई थी, ऐसे में बसपा की 45 में जीत मिली थी। अब देखना ये होगा कि 2023 में क्या कुछ निकल के आता है। पार्टी के 131 प्रत्याशी जमानत नहीं बचा सके थे। नगर पालिका अध्यक्ष की 190 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली सपा को 45 सीटों पर सफलता मिली। 83 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। कांग्रेस 163 सीटों पर चुनाव लड़ी, जिसमें मात्र 9 सीटों पर ही उसे सफलता मिली। उसके 147 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई। नगर पंचायत चुनाव की 414 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी को 100 सीटों पर सफलता मिली, जबकि 199 प्रत्याशी जमानत नहीं बचा सके। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता हीरो वाजपेयी का कहना है कि पार्टी दमखम के साथ अगर चुनाव लड़ती है तो चुनाव जरूर जीती है। वैसे 2017 के चुनाव की बात करते हैं, तब भी भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली थी और 2023 में भी भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल होगी। देखिए 2023 के चुनाव योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जा रही है और पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी को कि अब की 17 के 17 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीत के आएंगे। शहरी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का पहले भी अच्छा स्कोर रहता है और इस बार लगता है कि इन सारी विपक्ष की पार्टियों का सुपड़ा साफ हो जाएगा। तमाम सीटों पे उम्मीदवार नहीं मिल रहे, तमाम सीटों पे उम्मीदवार देकर बदल रहे हैं, तमाम सीटों पर आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, विभिन्न क्षेत्रों में जा रहे हैं, फिर घोषित करके बदल रहे हैं। इसी से पता लग रहा है कि विपक्ष कितना तैयार है और विपक्ष की सीट से लड़ने के लिए जो नामी लोग भी होते हैं समाज के, वो भी लड़ने को तैयार नहीं। बसपा ने 357 नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें से 45 जीती थी। 268 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। 380 सीटों पर प्रत्याशी उतारने वाली सपा को 83 सीटों पर जीत मिली थी। उसके 207 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। 266 सीटों पर लड़ने वाली कांग्रेस को सफलता सिर्फ 17 सीटों पर मिली, जबकि उसके 230 प्रत्याशी जमानत बचाने लायक भी वोट नहीं पा सके। रालोद के 91.51%, आम आदमी पार्टी के 98.71% प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई थी। ओवैसी की पार्टी 50 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन 49 सीटों पर उसकी जमानत जब्त हो गई थी। ऐसे में इस बार के चुनाव में भी यही देखने को मिल सकता है। जैसे ही पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी थी, उसी समय प्रत्याशी भी मैदान पर आ गए थे। ऐसे में देखना होगा कि इस बार प्रत्याशी क्या कुछ नया कर पाते हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव का कहना है कि निकाय चुनाव हमेशा सत्ताधार पार्टी का ही रहा है। ऐसे में बीजेपी की हमेशा से बढ़त रही है। वहीं समाजवादी पार्टी हमेशा दमखम के साथ चुनाव लड़ती है और हमने 2017 में मेयर पद नहीं जीता, लेकिन अच्छा काम किया था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 2023 में हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे। नगर निगमों में बीजेपी का होल्ड हमेशा से रहा है, कई दशकों से रहा है। अगर वो विपक्ष में थी या उसके 52-55 विधायक जब थे, जब सांसद भी उसके 10-12 हुआ करते थे, तब भी उसका होल्ड था। कई सारे महानगरों में उसके महापौर हमेशा से जीतते आए हैं। तो आज अगर बीजेपी का महानगरों में आधिपत्य है, तो नगर पालिका और नगर पंचायत में समाजवादी पार्टी का होल्ड कई दशकों से लगातार चलता आ रहा है। कभी हम कहीं संख्याओं में बढ़ जाते हैं और कभी हम नंबर 2 की पोजीशन में हो जाते हैं। ये बात कहना बिल्कुल अलग है और गलत। मैं इसको कहूँगा कि समाजवादी पार्टी फिसड्डी नहीं रही है। समाजवादी पार्टी ने मौजूदा डबल इंजन की सरकार से लड़ाई लड़ी है और उस लड़ाई को अंतिम मुकाम तक पहुंचाने का पूरा प्रयत्न किया है, सरकार से सवाल पूछा है। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में जहां सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी लगभग घोषित कर दिए हैं और नामांकन प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है, ऐसे में अब कयास लगाई जा रही है कि इस बार 2017 से बेहतर प्रदर्शन किया जाए। 2017 की अगर बात करते हैं
तो जब कोई उम्मीदवार सीट पर पड़े कुल वैध मतों का 1/6% यानी 16.66% वोट हासिल नहीं कर पाता है तो उसकी जमानत राशि जब्त होती है। ऐसे में 2017 में बहुत से उम्मीदवार ऐसे थे जिनकी जमानत भी पूरी तरीके से वृद्ध होती नजर आई थी। सबसे बड़ी बात थी कि जो निर्दलीय प्रत्याशी थे वो बेहतर कार्य करते हुए भी अपनी सीट को बचाने में कामयाब हो गए थे। लेकिन अब देखना यह होगा कि इस बार 2023 के चुनाव में कौन सी पार्टी किस रणनीति के अंतर्गत मैदान में उतरती है और जीत हासिल करने के लिए कौन सा पैंतरा आजमाती है। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन रावत का कहना है कि 2017 में हम लोग जरूर पीछे रह गए थे, लेकिन आने वाले 2023 में बेहतर प्रदर्शन करने नजर आएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारा प्रत्याशी है वो पहले से ही बहुत एक्टिव है और लगातार जनता के बीच मेहनत कर रहा है। कांग्रेस पार्टी ने नगर निकाय के लिए मजबूती से तैयारी की है और वो सामने नजर आ रही हैं। जिस तरह से हमने सबसे पहले प्रत्याशियों की घोषणा की है और निश्चित तौर पे हम लोग इस बार जो लोकल इश्यूज हैं उनको लेकर के जनता के सामने जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी ने जो प्रत्याशियों का चयन किया है वो भी ग्राउंड लेवल के वर्कर हैं और मैं कह सकता हूं कि निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के जो मुद्दे थे उनको उजागर करते हुए जनता के सामने जा रही है और हम लोग इस बार 2017 से अच्छा प्रदर्शन करके दिखाएंगे। 2017 में हुए नगरीय निकाय चुनाव में जिस तरीके से सभी पार्टियों ने दमखम से चुनाव लड़ा था, उसके बाद से भी सफलता उनको हाथ नहीं मिली। यानी कि बहुत से ऐसे उम्मीदवार थे जिनकी जमानत भी जब्त हो गई थी। अब फिर से एक बार हुंकार भरते वो प्रत्याशी नजर आ रहे हैं। यानी कि इस बार फिर से निकाय चुनाव पर अपनी अपनी दावेदारी करते आ रहे हैं। ऐसे में जिस तरीके से नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के सभी पार्टियों ने अपनी दावेदारी मजबूत कर दी है, तो ऐसे में अब नगर निगम के इस चुनाव में कितनी जीत हासिल होती है ये सबसे बड़ा विषय होने वाला है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी जिस दमखम से प्रचार प्रसार करती नजर आ रही है, वहीं और विपक्षी पार्टी की अगर बात करते हैं तो वो पार्टी जमीन पर कहीं नजर नहीं आती दिख रही है। यानी कि क्या इस बार फिर से वही उम्मीदवारों का जमानत जब्त होगी जो उम्मीदवार पिछले साल 2017 में अपने दमखम के साथ चुनाव लड़ने का दावा किए थे और उनकी जमानत जब्त हो गई थी। ऐसे में 2023 के इस चुनाव में कितना विजयी रथ हासिल होती है विपक्षी पार्टी की, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन साफ है कि इस बार के निकाय चुनाव के परिणाम अलग होने वाले हैं। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं संदीप मिश्रा, न्यूज़ वन इंडिया, लखनऊ। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।